बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कहो सिंजेंटा के प्रोग्राम प्लानम रीलॉन्च में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान अरशद और मैं सिंजेंटा में बतौर असिस्टेंट क्रॉप मैनेजर इंसेक्टिसाइड काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दान की फसल इब्तदा से लेकर आखिर तक मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों की लपेट में रहती है। इनमें ख़ास तौर पर दान के तेले शामिल हैं जो पिछले चंद सालों से फसल को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए बिलखसूस दान के तेलों पर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन शहजाद साहब। मोहसिन शहजाद साहब पिछले 8 सालों से सिंजेंटा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट ट्रायलिंग मैनेजर काम कर रहे हैं। इनके साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ रिजवान साहिब। मियाँ रिजवान साहिब जो हैं ये 100 एकड़ का ज़िम्मेदारा पिछले कई दहाइयों से अपने वालिद के साथ मिलकर करते रहे हैं। इनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अरशद मखदूम साबिर साहिब। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शकाकू में। आप माहिर हशरात भी हैं। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। चले नाजरीन, हम बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ और इनसे कुछ सवालात और जवाबात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अरशद साहब से है। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि दान की फसल की मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है? बहुत अहम सवाल है। जहाँ तक अहमियत का मामला है, पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में 10.2% बरामदात का हिस्सा चावल का है और कपास के बाद ये दूसरे नंबर पे है। चावल की बरामदात 2 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़ायद की हर साल होती हैं और इनमें ज़्यादातर जो अक़साम जो होती हैं 90% से ज़ायद पंजाब में वो तहकीकाती अदारा दान काला शकाकू की मंजूर शुदा हैं। जी, तो शुक्रिया अरशद साहब। मेरा अगला सवाल जो है वो मियाँ साहब से है। मियाँ साहब, आपकी नज़र में वो कौन से अवामिल हैं जो दान की पैदावार जो है उसमें खातिर खा कमी कर सकते हैं? सबसे पहला मसला जो है वो तो जड़ी बूटी का है। अगर हम जड़ी बूटी तलफ नहीं करेंगे तो उसमें से तकरीबन 4 जो चौथा हिस्सा है वो उसमें कमी आ जाती है, झाड़ में कमी आ जाती है और इसमें उसके बाद ब्लास्ट आ जाता है। अगर हम उसकी स्प्रे ना करें तो वो भी झाड़ में कमी का सबब बनता है। उसके बाद फिर ये तेले का मसला आ जाता है, ब्राउन हापर का। अगर हम उसकी भी स्प्रे ना करें तो उसमें भी झाड़ की कमी का मसला आ जाता है। जी, शुक्रिया मियाँ साहब। मेरा अगला सवाल जो है मोहसिन शहजाद साहब से है। जैसे कि मियाँ साहब ने कहा कि बहुत सारे अवामिल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, लेकिन मोहसिन अगर मैं बात करूँ कीड़े मकोड़ों की, तो आपकी नज़र में वो कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो दान को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नुमान। दान में मजमूई तौर पर जो 3 किस्म के इंसेक्ट पेस्ट हैं जो कि माशी हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनमें सबसे पहले तने की सुंडी है। जब पनीरी को हम मुंतकिल कर देते हैं, मुंतकिल करने के तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद जब एक मेन टिलर के साथ 3 शाखें और बन जाती हैं, 3 से 6 शाखें बन जाती हैं, तो उस टाइम पे तने की सुंडी अटैक कर देती है। सेकंड नंबर पे जब फसल हमारी गोब की हालत में आ जाती है तो उस टाइम पे पत्ता लपेट इस पे हमला करता है। और तीसरे नंबर पे जो प्लांट हॉपर है जिसे दान का तेला कहते हैं, ये जाके हमला करता है जब उसकी मुंजर में दाने बन चुके होते हैं और वो पकने के करीब होते हैं, तो उस वक्त करते हैं। और मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो दान का तेला है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ज़िम्मेदार तवज्जो ना दे और उसकी तने की सुंडी या पत्ता लपेट सुंडी उसमें हमला कर जाती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो स्टेज छोटी होती है, ज़िम्मेदार उसमें खादें डाल रहा होता है या बाकी चीज़ें उसे देख भी रहा होता है विजुअली, और वो नज़र आ जाता है कि हमला हो गया है। और प्लस इसका अगर स्प्रे कर दोगे तो कंट्रोल मिल जाएगा। लेकिन दान का जो तेला है ये आप कह लें कि एक छुपा दुश्मन है हमारा। ये क्या करता है कि जब फसल पकने के करीब होती है और उस टाइम पे ज़िम्मेदार की कोशिश यही होती है कि वो उसके अंदर इंटर ना हो, दाखिल ना हो। उसकी रीज़न ये होती है कि वो समझता है कि ये नुकसान की सूरत में जाएगा। और उस टाइम पे क्या होता है कि जो दान का तेला होता है वो इसकी जो बेस होती है वहाँ पे मौजूद होता है
वहाँ पे नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। करते करते जब वहाँ पे टोटली उसका सफाया कर देता है तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करता है। पहले ये दरमियान में आता है, फिर पत्तों पे और एंड पे मुंजर पे, और जब मुंजर पे आता है और ज़िम्मेदार को नज़र आना शुरू हो जाता है उस वक्त तक नुकसान हो चुका होता है। और जब ये ऊपर पहुँच चुका होता है इसका मतलब कि वहाँ पे हॉपर बर्न आ जाएगा। जी थैंक यू मोहसिन। जैसे कि आपने बताया है कि तेले का हमला जो है ये फसल को पैदावारी मरहले में और उसके बाद पकने के मरहले तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि तेले का हमला जो है वो फसल पर कब होता है और इसकी अहमियत क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं? धान का तेला बुनियादी तौर पे इसकी 3 अकसाम हैं। पहले 2 हुआ करती थी, सफ़ेद पुश्ती तेला, भूरा तेला। एक और इसमें इजाफा चंद सालों से देखने में आ रहा है, उसको हम छोटा भूरा तेला कहते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो जो भूरा तेला है इसका साइज़ जो है बड़ा होता है। इसका 3.5 जो मिलीमीटर इसका साइज़ होता है, इसकी लंबाई। जो छोटा भूरा तेला होता है ये 3.3 मिलीमीटर तक होता है। तो ये इसका हमला जो है हमारी जो मुशाहिदे में 1-2 साल से आ रहा है। तीनों का जो तरीका कार है डैमेज करने का, नुकसान करने का, वो एक जैसा है। जो सफ़ेद पुश्ती तेला, भूरा तेला, ये क्या करते हैं कि प्लांट के बेस से पानी की सतह से ऊपर वो उसके तने से रस चूसना शुरू कर देते हैं और रस चूसने के बाद वो उनकी तादाद, अपनी अफजाइश उनकी बढ़ती जाती है। इसके बाद वो पत्तों पे आ जाते हैं और जब मुंजर की सूरत हाल होती है तो वो मुंजर पे आ जाते हैं। तो इस हालत में वो पूरी तरीके से इसको नुकसान पहुँचाते हैं। इसकी हमले की शिद्दत और इसके हमले की आप इस बात से आप इससे वाज़ेह हो जाती है आपके कि जो पिछले चंद सालों में 2018 में और 2019 में अगर देखा जाए तो सफ़ेद पुश्ती तेले का हमला बड़ा है, भूरे तेले का भी हमला बड़ा है। तो इससे आपके सामने ये वाज़ेह हो जाता है कि किस तरीके से बढ़ रहा है और इसको अगर हमें जब ध्यान नहीं करेंगे, इसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारी खड़ी फसल को ये तबाह बर्बाद कर देगा। और ये जो नुकसान जो है, जो अमूमन ये 7 से 10% जो है ये फसल का नुकसान ये करता है हर साल, लेकिन जब इसका शदीद हमला हो जाता है तो इससे पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो जाती है और इसको हम तेले का जुलसाव बोलते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि तेला क्या है और ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना मोहसिन से और डॉक्टर रशीद साहब से कि दान के तेले किस तरह फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो सिंजेंटा के पास दान के तेलों को कंट्रोल करने के लिए एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका नाम है प्लेनम। तो आइए ये वीडियो देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि दान के तेलों को प्लेनम किस तरह से साफ करती है और ये कीड़े के अंदर कैसे काम करती है। जी, धान में सफेद और भूरी पुश्त वाले तेले को कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा पेश करता है उम्दा और जदीद टेक्नोलॉजी प्लेनम। सफेद और भूरी पुश्त वाले तेले धान के पैदावारी और पकने के मराहिल में पैदावार को खातिर खा कम करने का सबसे बड़ा खतरा है। प्लेनम जब धान पर स्प्रे किया जाता है तो तेला तेजी से हरकत करना शुरू कर देता है। तेले की पिछली टांगों की हरकत में तवाजुन नहीं रहता और फालिज हो जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्लेनम का हिफाजती स्प्रे किस तरह धान में भूरी पुश्त वाले तेले को कंट्रोल करता है। हम भूरी पुश्त वाले तेले को धान के 2 खेतों में छोड़ेंगे। एक खेत में हमने पहले से ही प्लेनम का स्प्रे किया हुआ है, जबकि दूसरा खेत बगैर स्प्रे के है। प्लेनम से स्प्रे शुदा धान के खेत में भूरी पुश्त वाला तेला 3 घंटों में ही पौधों से नीचे गिरना शुरू हो गया। एक दिन बाद सिर्फ कुछ तेले पौधों पर दिखाई दे रहे हैं। बगैर स्प्रे शुदा धान के खेत में भूरी पुश्त वाला तेला वैसे ही मौजूद है। हम देखते हैं कि 3 से लेकर 14 दिन तक प्लेनम से स्प्रे शुदा धान का खेत भूरी पुश्त वाले तेले से मुकम्मल पाक है। 14 दिन के बाद भी खेत भूरी पुश्त वाले तेले के हमले से महफूज है, जबकि धान का वो खेत जिसमें प्लेनम का स्प्रे नहीं किया गया था
भूरी पुष्ट वाला तेला वहां मौजूद है। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि प्लेनम से न सिर्फ धान के खेत में पहले से मौजूद भूरी पुष्ट वाला तेला कंट्रोल हुआ, बल्कि नई नस्ल के हमले से भी फसल महफूज रही। इस वीडियो से ये जाहिर है कि अगर प्लेनम का बरवक्त स्प्रे किया जाए तो धान के काश्तकार मंदरजा झेल फवायद उठा सकते हैं। भूरी पुष्ट वाले तेले का फसल से रस चूसना बंद, फसल हॉपर बर्न से महफूज, तेले की अफजाइश नस्ल बंद। प्लेनम रखे धान को सफेद और भूरी पुष्ट वाले तेले से महफूज। जी नाज़रीन, आपने देखा कि प्लेनम किस तरह धान के तेले को कंट्रोल करती है। आइए अब चलते हैं जनाब मोहसिन शहजाद की तरफ। मोहसिन शहजाद ने अपने हाथों से जो है वो प्लेनम के ट्रायल जो हैं वो फील्ड में किए हुए हैं और ये आपको बताएंगे कि प्लेनम जो है ये किस तरह से काम करती है और इसका कितना कंट्रोल है। जी मोहसिन। जी थैंक यू नुमान। जो प्लेनम है, प्लेनम का जो ट्रेड नेम है वो प्लेनम ही है और इसकी जो फार्मूलेशन है वो 50WG है और इसका जो कॉमन नेम है वो पाइमेट्रोजीन है। पाइमेट्रोजीन को अगर हम इसको एब्रीवेट करना चाहें तो PYM लिखते हैं। इसके बाद जो इसके मेन टारगेट्स हैं उसमें वाइट फ्लाई, एफिड और लीफ हॉपर्स हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं धान के तेले की, प्लांट हॉपर्स की। तो इसका जो अटैक करने का तरीक़ेकार है वो ये है कि जब आप फसल को स्प्रे कर देते हो, जब स्प्रे करते हो तो वो पत्तों के ऊपर गिरती है। गिरने के बाद प्लेनम जो हो वो पेनिट्रेट कर देती है टिश्यू के अंदर और वहाँ से एक्रोपिटल मूवमेंट के थ्रू ये टिप्स तक चली जाती है और जब तेला जो है उसको सक करता है तो ये उसके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। और वो कैसे करती है कि जो न्यूरॉन रिसेप्टर्स होते हैं ये उसको बाइंड कर देती है। जब उसको बाइंड करेगी तो उसके नतीजे में जो सेरोटोनिन होता है वो जो इसका साइनेप्सिस होता है वहाँ पे रिलीज़ होता है और एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होता है और उसके नतीजे में जो आपका प्लांट हॉपर होता है वो एक्साइटेड मूड में चला जाता है और खाना पीना छोड़ देता है और ये बिल्कुल 1 घंटे के अंदर अंदर ही खाना पीना छोड़ देता है और उसके बाद 3 घंटे के अंदर अंदर इसकी जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसकी जो हाइंड लेग्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, वो मफलूज हो जाती हैं, बिल्कुल इरेक्ट हो जाती हैं और जब वो इरेक्ट होंगी तो वो उसको पकड़ नहीं सकती और वहाँ से नीचे गिर जाती हैं और नीचे क्योंकि पानी होता है और ये वहाँ पे डूब के ख़त्म हो जाता है। और प्लस जब इसकी जो कॉलोनी होती है ये उससे सेपरेट हो जाता है, एक्साइटेड मूड में होता है, तो ये इसकी जो अगली नस्ल होती है वो भी पैदा नहीं होती, यानी कि एग लेइंग की जो कैपेसिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये ना सिर्फ इसके अडल्ट को और नेफ को कंट्रोल करता है, प्लस इसकी जो एग लेइंग है उसे भी कंट्रोल कर रहा होता है एट द सेम टाइम। हमने जो है 2013 से इसकी जो डोज कन्फर्मेशन के लिए हमने ट्रायल करने शुरू किए थे प्लेनम के और 2013 में मैंने खुद इसके ट्रायल किए थे और इसकी जो हमने 80 ग्राम की डोज़, 100 ग्राम की और 120 ग्राम की डोज़ हमने टेस्ट की थी और इसके जो बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो इसके 100 और 120 के हैं। लेकिन जो हम मसलसल 2017-18 तक इसके ट्रायल करते आ रहे हैं उसके नतीजे में यही अक्सर हुआ है कि ये इसकी डोज़ है 120 ग्राम की, वो एक्सीलेंट है। ठीक है, हमने 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ही जाना है और इसके साथ हमने जो मार्केट के कुछ कंपटीशन रखे थे, हमारी 3 से 4 रेप्लिकेशंस थी और इसमें हमने ये देखा कि जो मार्केट के कंपटीशंस थे वो वीक थे अडल्ट के ऊपर, इसका जो बालग है बालग के ऊपर वो काफ़ी वीक थे और जबकि जो प्लेनम का सबसे बड़ा जो हमें एज मिलता है वो ये है कि ये अडल्ट को भी कंट्रोल करती है, प्लस निम्फ को भी कंट्रोल करती है और प्लस एग्स को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसका जो हमारे पास चेक में इन्फेस्टेशन थी वो अबव 300 पर हेल थी, एक पौधे के ऊपर 250 से 300 तक इसके बालग और बच्चे दोनों मौजूद थे। और जबकि जो हमारा प्लेनम का ट्रीटमेंट थी इसके अंदर हमें बहुत ही कम इसके इन्फेस्टेशन मिली है और इसका जो कंट्रोल है वो 95% मिला है। यानी कि इतनी पॉपुलेशन के अंदर अगर आपको इतना ज़बरदस्त कंट्रोल मिल रहा है इसका मतलब है कि ये आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, और जबकि जो कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि जो इसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के वो इतने अच्छे नहीं थे। और इसके अलावा भी ये तो सिर्फ आपको वो दिखा रहे हैं जो कि इसकी डोज कन्फर्मेशन के वक्त की ली गई है यानी कि डेटा, उसके बाद जो मार्केट के बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं
उनसे भी प्लैनम को बहुत ज़्यादा एज हासिल है। इसके अलावा 2016 में इसका जो आउटब्रेक आया था, इसका इतना ज़्यादा अटैक आया था पूरे ये राइस बेल्ट के अंदर कि हॉपर बर्न तक बात पहुंच गई थी, ठीक है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक फार्मर हैं बरकी के अंदर, खालिद महमूद साहब हैं, उनका कर्मा वाला फार्म है, वहाँ पे हमने ट्रायल किया था। उनका 150 एकड़ ज़मीन है, 150 एकड़ के ऊपर पूरे के पूरे राइस लगा हुआ है। और जहाँ पे हमने ट्रायल किया है वो सिर्फ जगह छोड़ के बाकी 150 एकड़ उनका गिर गया था हॉपर बर्न की वजह से। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रायल एरिया था जहाँ पे हमने प्लैनम इस्तेमाल की हुई थी वो यानी कि ग्रीन भी था और प्लस उस पर किसी किस्म का हमला हॉपर बर्न का नहीं हुआ और वो बिल्कुल सेफ था। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लैनम है ये इंतहाई ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये फार्मर्स को अब करना सिर्फ ये है कि इसको टाइमली अप्लाई करें, अदरवाइज़ फिर इसका कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फसल होती है वो आपकी पकने के करीब होती है। अगर आप इसे टाइमली अप्लाई नहीं करते तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। शुक्रिया मोहसिन। मैं तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने सवालात जो हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको करें। जैसे कि मोहसिन ने बताया कि प्लैनम जो है ये एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है जो दान के तेलों को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डोज़ के मतलब बताता जाऊँ कि प्लैनम की डोज़ जो है ये 120 ग्राम यानी 120 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से है। तो आप इसको हमेशा जो है वो 120 ग्राम के हिसाब से इस्तेमाल करें और इसको तेले का हमला होने से पहले जो है वो इसको इस्तेमाल करें। शुक्रिया जी। नाजरीन, तो आप बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ और मेरा मियाँ साहब से ये सवाल है कि मियाँ साहब आपकी फसल पे कभी तेले का हमला हुआ है? अगर हुआ है तो आपने उसको कैसे कंट्रोल किया? हमारी फसल पे सबसे पहले 2016-17 में हमला हुआ था ब्राउन हॉपर का। उसकी वजह से हमारी सारी फसल गिर गई थी, हमें बहुत नुकसान हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर 2018 में हमारे पास सिंजेंटा के नुमाइंदे आए और उन्होंने हमें मशवरा दिया कि हम प्लानियम का इस्तेमाल करें और उन्होंने हमारे पास खड़े होकर हमसे 100 लीटर पानी फी एकड़ इस्तेमाल करवाया, स्प्रे की, जिसकी वजह से हमारा फसल जो थी बहुत अच्छी सरसब्ज़ हरी रही और ब्राउन हॉपर पर पूरा कंट्रोल हुआ। जब हमने अपनी फसल की कटाई की तो फी एकड़ हमने 10 से 15 मन का उसमें इजाफा पाया। जिन दोस्तों किसानों ने इसका प्लानियम का इस्तेमाल नहीं किया और उनकी फसल का बहुत नुकसान हुआ और बिल्कुल वो गिर गई और तकरीबन उनका 80% नुकसान हुआ। शुक्रिया मियाँ साहब जी। तो नाजरीन, आपने मियाँ साहब से सुना। अब हम बदोमली में हमारे ज़िम्मेदार मौजूद हैं इमरान खादिम गेल साहब। हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी खेत पर पिछले सालों में प्लैनम को इस्तेमाल किया था और उनको इसके कैसे रिज़ल्ट मिले और उनकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान गालिब मेरा नाम है जी। जाजू गेल का मैं रहशूं बदमली के नज़दीकी गांव का। तो 85 एकड़ का मेरा ज़मींदार है। तो मैंने 2013 में सबसे पहले जब स्प्रे प्लैनम का किया था, दूसरी रकबे पे मैंने कोई और स्प्रे किया था। तो इसका जो है रिजल्ट सबसे बेहतर ये 2 एकड़ का मेरा 45 मन के हिसाब से झाड़ निकला और दूसरे जो एकड़ थे वो तकरीबन 22-23 मन। उसका जो है तकरीबन ऐसे खुश्क हो गई थी, उसकी नालियां जैसे खुश्क पराली होती है। तो 2013 से लेकर अब तक मैं जो है ना प्लैनम का इस्तेमाल करता हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो तकरीबन 100% रिजल्ट कह लें इसको। मैं अपने सभी किसान भाइयों से सिफारिश करता हूँ कि सभी धान की फसल में प्लैनम का इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं। और मुझे भी तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं प्लैनम का इस्तेमाल करते हुए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका जी। तो नाजरीन, आपने इमरान खादिम गेल साहब की राय को सुना। अब हम दोबारा डॉक्टर रशीद मखदूम साहब के पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं इनसे पूछने लगा हूँ, जो अक्सर ज़िम्मेदार हमसे पूछते हैं। वो ये है कि तेले की अफजाइश नस्ल में कौन से वामिल शामिल हैं और तेले से बचाव के लिए किन एहतियाती तदाबीर को अपनाया जा सकता है कि हमारी फसल जो है वो तेले से महफूज रहे। आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो तेला है इसकी बुनियादी तौर पे अफजाइश किन अवामल की वजह से ज़्यादा तेज़ होती है। ये जब दाना बनता है फसल में उस वक्त तेले का हमला शुरू हो जाता है और ऐसी नमदार जगह जहाँ से हम पानी कम निकालते हैं, पानी खड़ा जहाँ पे रहता है, वहाँ पे इसका अटैक ज़्यादा होता है। इसी तरीके से ऐसी फसल जहाँ पे आपने
इब्तदाई तौर पे पत्ता लपेट सुंडी या तने की सुंडी को कंट्रोल करने के लिए माया जहरों का इस्तेमाल किया होता है और उसके नतीजे में जो किसान दोस्त कीड़े होते हैं वो मर गए होते हैं। तो उसके नतीजे में जो तेले का हमला जो है वो शदीद उन खेतों में हो जाता है। इसी तरीके से ऐसे खेत जहाँ पे फी एकड़ पौधों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ इनका हमला इसलिए ज़्यादा शदीद होता है कि वहाँ हवा का गुज़र नहीं होता और वहाँ पे गर्म मरतूब जो है हालात वो पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इनका अटैक वहाँ पे ज़्यादा होता है। और इस हवाले से जो हमें किसान हमारे भाइयों को ये चाहिए कि जब भी वो इब्तदाई तौर पे दूसरे कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई जहरपाशी करें तो उसमें माया जहरें ना इस्तेमाल करें या कम से कम करें, ताकि हमारे किसान दोस्त कीड़े बच जाएं। और ये किसान दोस्त कीड़े हैं क्या? किसान दोस्त कीड़े बुनियादी तौर पे ये अगर हम किसान की ज़बान में बात करें तो इसको रबदी गावा इनू कहते गया, लेडी बर्ड बीटल उसको बोलते हैं। और ये इसके बच्चे और बालक बड़ी तेज़ी से 100, 150 जो है बालक खा जाते हैं। इसके बच्चे जो होते हैं 200-250 एक दिन में खा जाते हैं तेलों को। तो इनको हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ पिछले साल तहकीकाती काविशों की बुनियाद पे एक और जो है सफ़ेद पुश्ती तेले का एक और जो है तफैलिया जो है वो हमने दरियाफ्त किया है, जो जिसकी सुंडी जो है इसके सफ़ेद पुश्ती तेले के अंदर जो है उसको खाती है और उसको मारने का सबब बनती है। इसको हम पैरासिटाइड बोलते हैं या इसको हम कहते हैं मोलिक तफैलिया। तो ये जो किसान दोस्त कीड़े हैं इसके साथ साथ हमारे जो परिंदे हैं वो भी बहुत इसमें जो है मुआवन होते हैं। और हम उसको काली चिड़ी बोलते हैं। और जहाँ पे ये तेले का हमला होता है वहाँ पे आपको अगर बिजली की तारें गुजर रही होंगी तो आपको हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से ये बर्ड आपको बैठे नजर आएंगे जो इनको खाते हैं और किसान की मदद करते हैं। तो ये हमारी जो जहरपाशी करने के हवाले से हमें जो ध्यान करना चाहिए वो यही है कि हम इसकी बाकायदा पेस्ट स्काउटिंग करें और उसके नतीजे में फिर इसकी जहरपाशी करें। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं अब मोहसिन की तरफ जाता हूं। जैसे डॉक्टर साहब ने पेस्ट स्काउटिंग की बात की तो हम इसी बात को आगे मोहसिन बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पेस्ट स्काउटिंग होती क्या है और अगर हमने दान में कीड़ों की पेस्ट स्काउटिंग करनी है तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जी शुक्रिया नुमान। इसमें देखें कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जब फसल एंड पे जाती है तो उस टाइम पे पता नहीं चलता कि ये जो आपका तेला है ये हमला कर चुका है या कर रहा है या क्या कर रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है जब ये आप अगस्त आता है जो नेक्स्ट मंथ है, अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो अगस्त में आपने क्या करना है कि अगस्त से आपने पेस्ट स्काउटिंग स्टार्ट कर देनी है। पेस्ट स्काउटिंग ये होती है कि आप देखते हैं कि जो आपका कीड़ा है वो माशी हद तक पहुंच चुका है नुकसान की कि नहीं अभी तक, यानी कि आप वहां पे स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए मोस्टली जो है वो दो इसके मेथड इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो जिग जैग मेथड है और सेकंड वन में वतरी मेथड है, वतरी तरीका, ठीक है। और जो मोस्टली इस्तेमाल होता है वो वतरी तरीका इस्तेमाल होता है। तो इसमें करना क्या है ज़िम्मेदार ने कि आप फसल के एक कोने से जो आपका 1 एकड़ है, अगर आपकी ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन में से आप समझते हैं कि ये वाला आपका नुमाइंदा खेत है, तो उसमें आप क्या करोगे कि एक कोने से आप इंटर होगे, दाखिल होने के बाद 14 कदम आप सीधा चलोगे, जो आपका जो अपोजिट वाला कोना है डायरेक्ट उसकी तरफ 14 कदम चलने के बाद वहाँ पे आप खड़े हो जाओगे और वहाँ पे आपने एक रिंग इस्तेमाल करना है जो कि 1 मीटर स्क्वायर का होगा। कोई भी तार का ले लें, पाइप का ले लें या किसी भी चीज़ का एक रिंग आप उसे फेंकें। फेंकने के बाद आप देखेंगे कि उस रिंग के अंदर 20 से 25 हिल जो हैं पौधे वो आते हैं। तो उन सारों को ऊपर आप एक एक के ऊपर देखो कि उसके ऊपर टोटल निम्फ और इसके जो अडल्ट वो कितने कितने हैं। दूसरा आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है क्योंकि इसके अडल्ट बहुत ही फर्तीले होते हैं, तो आपने पौधे को आहिस्ता से पकड़ना है। बिल्कुल आहिस्ता से पकड़ने के बाद यूँ करने के बाद नीचे से काउंट कर लेने हैं, ठीक है, और उसकी एवरेज निकाल लेनी है। उसके बाद फिर डायरेक्ट 25 कदम आपने आगे मज़ीद जाना है।
करना है 25 कदम। पहले आप 14 कदम गए, फिर आप 25 कदम पे जाके सेम तरीक़ेकार ही आपने इस्तेमाल करना है, रिंग रखना है और टोटल पौधों में से काउंट कर लेना है। उसके बाद फिर 25 कदम पे जाना है और उसके बाद फिर 25 कदम पे, और एंड पे जाके आपके 14 कदम बकाया यानी कि रह जाएंगे। तो ये टोटल आपके 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट में से आपने एंड पे इसको टोटल काउंट करने के बाद ऑन एन एवरेज निकाल लेना है। अगर आपकी एवरेज अगस्त में 15 से 20 आ रही है और सितंबर अक्टूबर में 20 से 25 आ रही है पर हिल, तो ये इसका ETL लेवल है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है। ठीक है, इस स्टेज पे आपने अपना प्लानम का जो जहर है वो इस्तेमाल लाजमी करवा देना है। और वैसे हमने अपने ट्रायल्स में ये देखा है कि अगर 5 से 10 आपको नज़र आ रहे हैं पर हिल के हिसाब से, तो आप अगर प्लानम करवा देते हो तो वो यानी कि प्रिवेंटिव भी कंट्रोल कर रहा होता है और क्यूरेटिव भी कर रहा होता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन करवाने का आपको एक एज ये मिलता है कि उस टाइम पे आपकी जो फसल होती है वो राइपनिंग स्टेज पे नहीं होती, पक नहीं रही होती, और अगर आप उस स्टेज पे एप्लीकेशन कर देते हो तो ये तकरीबन आपको 20, 25, 30 दिन तक उसको आपको कंट्रोल देता है, तब तक आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के करीब। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 5 से 10 अगर आपको नज़र आ जाएँ पर हेल तो आप प्लानम का इस्तेमाल करवा दें वहाँ पर। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से जो दान के तेले हैं उनकी पेस्ट स्काउटिंग का बता दिया। अब मैं दोबारा डॉक्टर अरशद साहब की तरफ बढ़ूँगा। और डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे हॉपर बर्न जो है वो हमारी डिस्कशन में बार बार आ रहा है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि हॉपर बर्न है क्या, यानी जिसे तेले का जुलसाव बोलते हैं, ये क्या है, और अगर हॉपर बर्न पे फसल चली जाती है तो कितना नुकसान हो सकता है फार्मर को? किसान भाइयों, ऐसे है कि जब तेला का हमला होता है तो ये शुरू में रस चूसता है। रस चूसने के बाद वो जिन पत्तों से रस चूसता है वहाँ पे काले रंग की फफूंदी लग जाती है। हमारे किसान भाइयों को उस वक्त पता चलता है जब वो उसके कपड़ों पे काला रंग लगता है, तो उसको पता चलता है कि ये धान का तेल का हमला हो गया। और ये स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे एक तरह से नुकसान शुरू हो गया होता है, और इस वजह से लेट पता चलने की वजह से किसान का नुकसान होता है। और ये जब मुंजर पे इसका हमला शुरू हो जाता है तो कोई दाना उसमें सही सलामत नहीं बाकी बचता, और काली फफूंदी की वजह से जो खुराक बनाने का पत्तों में अमल हो रहा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और पत्ता जो पौधा है वो जर्द रंग का हो जाता है और गिर जाता है। और ये गिरने के इस अमल को, जब उसमें कोई दाना नहीं होता, इसको हम तेले का जुलसाव बोलते हैं, हॉपर बर्न बोलते हैं। और इस स्टेज पे 100% जो है किसान का नुकसान होता है। उसको दाने उसमें चावल उसको एक दाना भी नहीं मिलता, और उसके नतीजे में पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो जाती है। ये आज की इस बैठक का मतलब ये था कि हॉपर बर्न से किसान को कैसे बचाना है और किस बेहतर तरीके से उसको वो कंट्रोल कर सकता है। शुक्रिया अरशद साहब। तो जी नाज़रीन, आइए चलते हैं हमारे एक और काश्तकार के पास जिन्होंने पिछले सालों में प्लानम को इस्तेमाल किया था। ये काश्तकार हमारे मुरीदके में मौजूद हैं और इनसे इनकी राय लेते हैं प्लानम के बारे में। असलम, मेरा नाम है जी, नारंग मंडी के रिहायशी हैं। 100 एकड़ जमीन ते काश्तकारी करने जिहदे च मूंजी लगाई है ते प्लानम दवाई इस्तेमाल करने कई सालों तो बेहतरीन रिजल्ट है ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ 100% रिजल्ट ਲੈਣ और ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा हासिल करना। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने तफसीली तौर पे जो है वो बात की है प्लानम पे और तेले पे कि ये है क्या और ये कैसे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और प्लानम जो है ये किस तरह से काम करती है। मैं इसके लिए आप सबका और ख़ास तौर पे मोहसिन का और मियाँ साहब का और अरशद मखदूम साहब का, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया।